हेलो एवरीवन, आई एम इतरत रज़ा एंड वेलकम इन आयर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। तो आज का मेरा टॉपिक है एन एटम। केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है एन एटम। केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स को सीखने के लिए या केमिस्ट्री को जानने के लिए आपके लिए एटम का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, है ना। मैंने पहले भी बताया है आपको कि साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में तो हम फिज़िकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या फिज़िक्स में हम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पढ़ते हैं। मतलब फिज़िक्स में हम ये पढ़ेंगे कुछ साउंड है या कोई लाइट आ रही है या जा रही है, लाइट साउंड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, जितने भी केमिकल्स हैं सब जगह केमिस्ट्री है, क्योंकि कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ बिना केमिकल के नहीं बनी है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ केमिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है। तो और बायो में हम सभी लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है एन एटम। ये बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए। ये आपका ICSE बोर्ड में अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बाइफिकेशन क्लास 6 से ही हो जाता है, और अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो क्लास 9th से हो जाता था। अभी भी ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बाइफिकेशन नहीं है NCERT में, लेकिन चैप्टर्स अलग अलग ज़रूर है और सेक्शन वाइज अलग अलग आता है। क्लास 10th में सेक्शन A आपका फिजिक्स का होता है, सेक्शन B केमिस्ट्री होता है एंड सेक्शन C आपका बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन B है। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो सेक्शन B है जो कि 20 मार्क्स का आता है। अभी जो बेसिकली आपका सिलेबस चल रहा है वो 70+30 वाला चल रहा है, जिसमें से 70 में आपका 25 मार्क्स का फिजिक्स आता है, 20 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, 25 मार्क्स का आपका बायोलॉजी आता है, और फिर ये इधर 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो भी आपका इंटरनल है उसके बेसिस पर होता है। तो चलिए बात करते हैं एटम की। एटम होता क्या है? अच्छा, जितने भी केमिकल्स हैं, जो भी हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब एलिमेंट्स के बने हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट आपकी क्या है? एलिमेंट है। और किसी भी एलिमेंट का सबसे टाइनीएस्ट, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? वो है एटम। तो एटम की डेफिनेशन इस तरह से हो जाती है, क्या? एन एटम इज द टाइनीएस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसका टाइनीएस्ट पार्ट है? इट इज द टाइनीएस्ट और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या है? एक बहुत ही छोटा सा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे टाइनीएस्ट पार्ट है एक एलिमेंट का, विच कैन एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट कर सकता है, एंड स्टिल हैव, एक तो वो अकेला रह भी सकता है और साथ ही साथ उसमें एक क्या खासियत है? दैट इट स्टिल हैव द प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज भी उसमें होती है उस एलिमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। अब सपोज अगर ये आपका कोई एलिमेंट है तो इस एलिमेंट में बहुत सारे क्या है? एटम्स हैं। यानी अगर आप एक चेन की बात करो तो वो चेन में बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे जॉइंट्स होते हैं ना, तो ये सब समझ लीजिए आपके एटम है, और ये फिर कंप्लीट होकर के बना रहा है एक एलिमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? सिंगल एटम है, एंड बहुत सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, और लेकिन उस एटम में इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज भी है ना। तो अगर आप उसे एक एटम की पूरी डिटेल जान लोगे, एटम के बारे में जान लोगे, तो आपको पूरे उस एलिमेंट के बारे में मालूमात हो जाएगी, पूरा आप उस एलिमेंट को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब कोई भी एटम जो है, कोई एटम है, वो किससे मिलकर के बना है ना। कोई भी एटम है तो उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स है, या उसमें क्या क्या होता है। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सपोज कि ये आपका एक एटम है, इस एटम में क्या प्रेजेंट है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, इसमें आपका प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, इसमें आपका न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। बट ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये भी जान लिए। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो भी एटम है, सपोज ये उसके आउटर में, मतलब यहाँ पे ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है ऑलवेज। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। कोई भी एटम है उसमें एक होता है न्यूक्लियस और एक होते हैं उसके ये ऑर्बिट्स, कक्षाएं जिसको कि कहते हैं। ठीक है, एटम को कहते हैं परमाणु। ठीक है, एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। तो किसी भी परमाणु में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और साथ में ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स यानी कि जो उसमें एक कह देंगे कि रिवॉल्व करता रहता है, एक एरिया होता है जो कवर किए हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर है, और ये पूरा टाइम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इन एरिया में रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस में आपका जो प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम, इन एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते हुए प्रेजेंट होंगे उसके बाहर ऑर्बिट्स में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक बात और जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव होंगे। प्रोटॉन्स विल ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव होंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। और न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज नेगेटिव, प्रोटॉन्स विल ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक है केमिस्ट्री की शुरुआत। अगर आप यहाँ से पढ़ते चलेंगे तो आपको एकदम अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल छोटी सी एकदम बात है, एटम। अगर आपको एटम नहीं समझ में आएगा तो आप केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको एटम समझना है, केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होगी। अब ये तो बात हो गई किसकी, कि भाई एटम क्या है, एटम एक एलिमेंट का पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट क्या है, कोई भी जितने भी चीज़ें, जितने भी थिंग्स हैं, वो सब किसी न किसी एलिमेंट्स के ही बनी हुई है। एटम में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब दो टर्म्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं क्लास 9th में, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। इसको हिंदी में परमाणु क्रमांक और इसको कहते हैं परमाणु भार। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक कह दें या इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं कहीं कहीं पर, परमाणु संख्या। इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं कहीं कहीं, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास या मास नंबर। अब ये है क्या, एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम में, वो सब उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो सपोज अगर किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट के एटम में 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें 5 ही
इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस हो सके, वो रुक सके, वो ठहर सके। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो अगर 5 उसका पॉजिटिव साइज, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर 5 उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये तो बात हो गई किसकी, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स उस एटम में प्रेजेंट है वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट कैन बी डिनोटेड बाय ए एंड एटॉमिक नंबर कैन बी डिनोटेड बाय Z, okay, and atomic weight is the total number of neutrons and protons present in the nucleus of an atom। क्या है ये नंबर ऑफ मास नंबर या एटॉमिक वेट क्या है, टोटल जितना भी नंबर न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंट है, जितना भी प्रोटॉन्स का प्रेजेंट है, उनको प्लस करने पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका द्रव्यमान संख्या होगी, वो आपका एटॉमिक नंबर या मास नंबर होगा। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट या मास नंबर होगा। तो ये आपका N+P, इसको हम इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, A = N+P, ठीक है। तो ये, लेकिन हम एटम की बात करें, आयन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आयन के केस में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, आयन को भी मैं बाद में स्पेशली समझाऊंगी, तो आयन के केस में ये चीज़ अलग हो जाएगी। अब देखिए, ये तो क्या है, एटम है, कोई एटम है सपोज, उस एटम में 11 क्या है, उसका प्रोटॉन का नंबर है। सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो व्हाट वुड बी द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम, उस एटम का एटॉमिक वेट फिर क्या होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 11 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 12 है। तो सिंपल सा प्लस कर दिया हमने, 23 आंसर आ गया। तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 23 हो गया। लेकिन यहाँ पे इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एटम के आयन में, है ना, अगर हम आयन की बात करते हैं, तो अगर एटम है सपोज, जो भी 11 नंबर पे एटम है वो सोडियम है, जो पीरियोडिक टेबल में नंबर 11 पर है वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 11 होता है। अब ये जो सोडियम है, अगर हम इसके आयन की बात करेंगे, तो अगर इसका आयन है तो आयन के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक कम हो जाता है। यानी अगर आपसे आयन से पूछ लिया जाए और बाकी सब चीज़ें दी जाए, फिर कहा जाए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए, तो इलेक्ट्रॉन्स आप जब भी निकालेंगे सोडियम प्लस के, तो वो क्या हो जाएंगे, सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 तो उसका प्रोटॉन का नंबर है, बट ये प्लस चार्ज की वजह से -1 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर किसी भी एटम के आयन्स की बात हो रही है, अब वो आयन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर जितना भी नेगेटिव लगा है तो उतना यहाँ पे प्लस होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको डेटा दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए, इसमें प्रोटॉन्स का नंबर बताइए, इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर बताइए, या हो सकता है पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर यानी कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बताइए। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एटम का। इसके अलावा आप थोड़ा सा और इसको अगर एक बात और समझ लीजिए इसी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, एक और टॉपिक इसी में है छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहते हैं ना। विन्यास क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यही है, जैसे कोई सोडियम आयन है या सोडियम प्लस है, कोई भी एटम है, उस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑर्बिट। मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में, इसके ऑर्बिट्स में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सपोज ये कोई एटम है, एटम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पहली फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में। फिर इसमें 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो गया, इसकी सेकेंड शेल हो गई। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। इसको भी जो मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनका भी मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं 2n²। इसमें n क्या है, n का मतलब ऑर्बिट का नंबर इसमें पता चल जाएगा। सपोज यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्बिट्स है, तो 2 मतलब 2 ऑर्बिट्स है 1 2, तो ये ऑर्बिट का नंबर है 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 8। यानी इस फॉर्मूले से हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम, कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में आ सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालते ही चले जाएंगे, कितने भी हो जाएंगे, 40 50 100, कितने भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, फिक्स नंबर होगा कि फर्स्ट जो शेल है उसमें सिर्फ 2 ही होंगे, फर्स्ट ये ऑर्बिट में। सेकेंड में कितने होंगे, इसमें आपके 1 2 3 4 है, 5 6, बस इससे ज़्यादा नहीं। और फिर ये 8 6 7 8, बस 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मैक्सिमम नंबर कितना आ गया है, 8। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पहली शेल में, तो जैसे 2 है, n की जगह पे हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। यानी जो सबसे अंदर वाली शेल है, जो फर्स्ट वाला आपका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे आपके, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने के लिए कन्फिगरेशन में ये आपका फॉर्मूला है 2n²। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ एन एलिमेंट हैज 17 electrons, 17 protons and 18 neutrons। ओके, ये आज का क्वेश्चन है। इफ एन एलिमेंट हैज, किसी एलिमेंट में कितने, किसी इफ एन एटम हैज, किसी परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं, देन व्हाट वुड बी द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि A क्या होगा और Z क्या होगा। Z मतलब कि मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। देन व्हाट वुड बी Z एंड A। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।